તો કિસાનોને આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી મોટી ભેટ આપી રહ્યા છે। સીધા જે તેમના સંબોધનમાં 80,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। कोविड के दौरान गेहूं खरीद केंद्रों की संख्या 3 गुना तक बढ़ाई है। साथ ही दलहन, तिलहन इन खरीद केंद्रों की संख्या भी 3 गुना बढ़ाई गई है। किसानों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से अधिक हमारे हर किसान को, और उसमें ज्यादातर छोटे किसान हैं, 10 में से 8 किसान हमारे देश में छोटे किसान हैं, बहुत छोटे छोटे जमीन के टुकड़े पर पल रहे हैं। ऐसे किसानों को करीब करीब 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट के पास भेजे गए हैं। इसमें से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि तो इसी कोरोना काल में भेजी गई है। किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए हमने उन्हें बैंकों से मदद की और उस मदद की पूरी प्रक्रिया को बहुत आसान बनाया गया है। आज किसानों को और बेहतर तरीके से मौसम की जानकारी मिल रही है। हाल ही में अभियान चलाकर 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। मछली पालन करने वाले और डेयरी सेक्टर से जुड़े किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा गया है, केसीसी से जोड़ा गया है। 10,000 से ज्यादा किसान उत्पादक संगठन हो, ई नाम योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा कृषि मंडियों को जोड़ना हो, मौजूदा कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण हो, ये सारे कार्य तेज गति से किए जा रहे हैं। देश के किसानों और देश की कृषि से जुड़े जो काम बीते 6-7 वर्षों में हुए हैं, उन्होंने आने वाले 25 वर्षों के बड़े राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए, क्योंकि 25 साल के बाद हमारा देश आजादी की शताब्दी मनाएगा। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 25 साल के बाद आजादी की शताब्दी मनाएंगे। और इसके लिए इन 25 वर्षों के बड़े राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए एक बड़ा मजबूत आधार बना दिया है। बीज से लेकर बाजार तक हुए ये कार्य एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में भारत की प्रगति की गति को सुनिश्चित करने वाले हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर एक प्रकार से राज्य का विषय है और इसके विषय में अनेक बार लिखा भी जाता है कि भाई ये तो राज्य का विषय है, भारत सरकार को उसको कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कहा जाता है क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है। और मैं जानता हूं, क्योंकि मुझे भी कई वर्षों तक गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला था। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए, क्योंकि राज्य की विशेष जिम्मेवारी है ये मैं जानता था और इस जिम्मेवारी को मुझे निभाना चाहिए, ये मुख्यमंत्री के नाते मैं पूरी कोशिश करता था। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने कृषि व्यवस्था को, कृषि नीतियां और उनके खेती पर प्रभावों को बहुत निकट से अनुभव किया। और अभी हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर मेरे गुजरात के कार्यकाल में क्या मैं काम कर रहा था उसका भी बड़ा वर्णन कर रहे थे। एक समय था जब गुजरात में खेती कुछ फसलों तक ही सीमित थी। गुजरात के एक बड़े हिस्से में पानी के अभाव से किसान खेती छोड़ चुके थे। उस समय एक ही मंत्र को लेकर के हम चले, किसानों को साथ लेकर के चले, और मंत्र था स्थिति बदलनी चाहिए, हम मिलकर स्थितियां जरूर बदलेंगे। इसके लिए उस दौर में ही हमने साइंस और आधुनिक टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग शुरू कर दिया था। आज देश के
एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में गुजरात की एक बड़ी हिस्सेदारी है। अब आज गुजरात में 12 महीने खेती होती है। कच्छ जैसे क्षेत्र में भी आज वो फल सब्जियां पैदा होती हैं जिनके बारे में कभी सोच नहीं सकते थे। आज कच्छ का रेगिस्तान में से वहां की कृषि पैदावार विदेशों में एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, सिर्फ पैदावार पर ही फोकस नहीं किया गया, बल्कि पूरे गुजरात में कोल्ड चेन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया। ऐसे अनेक प्रयासों से खेती का दायरा तो बढ़ा ही, साथ ही खेती से जुड़े उद्योग और रोजगार भी बड़ी मात्रा में तैयार हुए हैं। और क्योंकि एक मुख्यमंत्री के नाते राज्य सरकार की सारी जिम्मेवारी होती है, तो मुझे वो समय इन सारे कामों करने का अच्छा सा अवसर भी मिला और मैंने पूरी मेहनत भी की। भाइयों और बहनों, खेती में हुए ऐसे ही आधुनिक परिवर्तनों को आजादी के इस अमृत काल में और विस्तार देने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन खेती ही नहीं बल्कि हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मौसम में बदलाव से हमारा मत्स्य उत्पादन, पशुओं का स्वास्थ्य और उत्पादकता बहुत अधिक प्रभावित होती है। इसका नुकसान किसानों को, मछुआरे साथियों को उठाना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो नए प्रकार के कीट, नई बीमारियां, महामारियां आ रही हैं, इससे इंसान और पशुधन के स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा संकट आ रहा है और फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। इन पहलुओं पर गहन रिसर्च निरंतर जरूरी है। जब साइंस, सरकार और सोसाइटी मिलकर काम करेंगे तो उसके नतीजे और बेहतर आएंगे। किसानों और वैज्ञानिकों का ऐसा गठजोड़ नई चुनौतियों से निपटने में देश की ताकत बढ़ाएगा। जिला स्तर पर साइंस आधारित ऐसे कृषि मॉडल खेती को अधिक प्रोफेशनल, अधिक लाभकारी बनाएंगे। आज जलवायु परिवर्तन से बचाव करने वाली तकनीक और प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो अभियान आज लॉन्च किया गया है, उसके मूल में भी यही भावना है। भाइयों और बहनों, ये वो समय है जब हमें बैक टू बेसिक और मार्च फॉर फ्यूचर दोनों में संतुलन साधना है। जब मैं बैक टू बेसिक कहता हूं, तब मेरा आशय हमारी पारंपरिक कृषि की उस ताकत से है जिसमें आज की अधिकतर चुनौतियों से जुड़ा सुरक्षा कवच था। पारंपरिक रूप से हम खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन एक साथ करते आए हैं। इसके अलावा एक साथ एक ही खेत में एक ही समय पर कई फसलों को भी उगाया जाता था। यानी पहले हमारे देश की एग्रीकल्चर मल्टीकल्चर थी, लेकिन ये धीरे धीरे मोनोकल्चर में बदलती चली गई। भिन्न भिन्न परिस्थितियों की वजह से किसान एक ही फसल उगाने लग गया। इस स्थिति को भी हमें मिलकर बदलना ही होगा। आज जब क्लाइमेट चेंज की चुनौती बढ़ रही है, तो हमें अपने कार्यों की गति को भी बढ़ाना होगा। बीते वर्षों में इसी भावना को हमने किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। किसान को सिर्फ फसल आधारित इनकम सिस्टम से बाहर निकालकर उन्हें वैल्यू एडिशन और खेती के अन्य विकल्पों के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। और छोटे किसानों को इसकी बहुत जरूरत है और इसलिए हमने पूरा ध्यान
100 में से 80 जो छोटे किसान हैं उन पर लगाना ही है। और हमारे किसानों के लिए इसमें पशुपालन और मत्स्य पालन के साथ साथ मधुमक्खी पालन, खेत में सौर ऊर्जा उत्पादन, कचरे से कंचन यानी इथेनॉल, बायोफ्यूल, ऐसे विकल्प भी किसानों को दिए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ समेत देश के किसान इन्हीं तेजी से इन सारी नई नई बातों को अपना रहे हैं। खेती के साथ साथ 2-4 और चीजों का विस्तार कर रहे हैं। साथियों, मौसम की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार फसलों का उत्पादन हमारी पारंपरिक कृषि की एक और ताकत है। जहां सूखा रहता है वहां उस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। जहां बाढ़ रहती है, पानी ज्यादा रहता है, जहां बर्फ रहती है, वहां उस प्रकार की फसलें उगाई जाती है। मौसम के हिसाब से उगाई जाने वाली इन फसलों में न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज्यादा रहती है। विशेष रूप से जो हमारे मोटे अनाज मिलेट्स हैं, उनका बहुत महत्व है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य को मजबूती देते हैं। इसलिए आज की लाइफस्टाइल में जिस प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं, उनको देखते हुए हमारे इन मिलेट्स की डिमांड बहुत अधिक बढ़ रही है। मेरे किसान भाइयों बहनों, आपको जानकर के खुशी हुई, भारत के प्रयासों से ही यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अगले वर्ष यानी 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। ये मिलेट्स की खेती की हमारी परंपरा हमारे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोकेस करने का और नए बाजार तलाशने का बहुत बड़ा अवसर है। लेकिन इसके लिए अभी से काम करना पड़ेगा। आज इस अवसर पर मैं देश के सभी सामाजिक स्वैच्छिक संगठनों से कहूंगा कि मिलेट से जुड़े फूड फेस्टिवल लगाएं। मिलेट में से नई नई फूड वैरायटीज कैसे बने, इसकी स्पर्धाएं करें। क्योंकि 2023 में अगर दुनिया में हमें अपनी बात लेके जाना है तो हमें इस चीजों में नयापन लाना पड़ेगा।